हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट और कवर अप कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग हमारे क्लास 12th के बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट में अभी हम लोग हमारे चैप्टर नंबर 1 को पढ़ रहे हैं। और आज का ये वाला पर्टिकुलर वीडियो हमारे इसी चैप्टर का लास्ट वाला पार्ट होने वाला है, जो कि हमारा पार्ट नंबर 8 होने वाला है। तो आइए बिना वक्त गवाए, बिना देरी किए आज के इस क्लास को, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और हम लोग पढ़ते हैं हमारे आज वाले टॉपिक को। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आज के इस क्लास में हम लोग हमारे चैप्टर नंबर 1 के पार्ट नंबर 8 को, यानी कि लास्ट वाले पार्ट को पढ़ेंगे। सो बेसिकली इस वाले वीडियो में हम लोग कौन से टॉपिक को पढ़ेंगे, तो इस वाले वीडियो में हम लोग हमारे पिछले वाले वीडियो को, यानी कि हमारे इस चैप्टर के प्रीवियस वाले वीडियो को, जो कि हमारा पार्ट नंबर 7 था, तो उसी पार्ट को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने इस चैप्टर के प्रीवियस वाले पार्ट यानी पार्ट नंबर 7 को पढ़ा होगा, देखा होगा, तो उस पे हम लोगों ने पढ़ा था कि कोऑर्डिनेशन कहते किसको है, यानी समन्वय कहते किसको है, और साथ साथ कोऑर्डिनेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने पढ़ा था, इसके फीचर्स को हमने पढ़ा था। सो बेसिकली ये वाला वीडियो जो है वो उसी पार्ट को कंटिन्यू करेगा और इस पे हम लोग पढ़ेंगे कि आखिरकार कोऑर्डिनेशन का क्या इम्पोर्टेंस है, कोऑर्डिनेशन का क्या महत्व है। तो आइए पढ़ते हैं और समझते हैं और शुरू करते हैं हमारे इस वाले वीडियो को हमारे आज के पहले वाले टॉपिक के साथ, जो हमारा कहता है इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। यानी अभी हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे कि आखिरकार कोऑर्डिनेशन का क्या इम्पोर्टेंस है, कोऑर्डिनेशन का क्या महत्व है। ठीक, अब कहता क्या है कि इस कोऑर्डिनेशन के इम्पोर्टेंस को 3 अलग अलग पॉइंट से बांटा गया है। पहला वाला हमारा कहता है ग्रोथ इन साइज, दूसरा हमारा कहता है फंक्शनल डिफरेंशिएशन और तीसरा हमारा कहता है स्पेशलाइजेशन। तो आइए एक एक करके हम लोग इन तीनों के तीनों पॉइंट को पढ़ते हैं और समझते हैं, जिसमें हमारा पहला वाला पॉइंट जो है, जो कहता है ग्रोथ इन साइज। अब यहाँ पर क्या कहता है कि जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ग्रो करेगी, तो उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में आने वाले लोग भी जो होंगे वो बढ़ेंगे। जैसे पहले कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर छोटा होगा तो उसमें 1 या 2 लोग काम कर रहे होंगे, फिर वो ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हुआ तो 3 लोग आए, फिर 4 आए, फिर 5 आए, फिर 6 आए, फिर 7 आए। यानी जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता चला गया, उसके अंदर के लोग भी जो है वो बढ़ते चले गए। तो जितना ज़्यादा लोग एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आएंगे, उनकी वांट्स, उनकी नीड्स, उनकी डिज़ायर्स भी बढ़ती चली जाएगी। कुछ लोग जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे एक अच्छा सैलरी का में, यानी कि पाने के लिए। कुछ लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं कि भाई चलो हमको एक अच्छा प्रमोशन मिलेगा। तो सबके अपने अपने लक्ष्य होते हैं। तो वही कोऑर्डिनेशन क्या करता है कि सभी के अपने अपने, यानी कि जितने भी लोग जो हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में आते हैं या होते हैं, उनके जो अपने अपने लक्ष्य होते हैं, तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है कि उन सारे के सारे लोगों के लक्ष्यों को एक दिशा में लेकर कर चलता है, जिससे उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव किया जा सके। क्योंकि आप भी भली भांति जानते हो कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव किया जाएगा, जब एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होगा, तो उसी के सहारे या उसी के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आने वाले लोगों के डिजायर्स भी अंदर, यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आने वाले लोगों के नीड्स भी जो है वो पूरे कर लिए जाएंगे। तो आखिरकार ये क्यों इम्पोर्टेंस हो गया कोऑर्डिनेशन का? क्योंकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लोग हैं, उनके नीड्स को पूरा करना है, तो उसके लिए हमारे पास कोऑर्डिनेशन का होना सबसे ज़्यादा जरूरी है और ये इम्पोर्टेंस भी कहला जाता है कोऑर्डिनेशन एज एन ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद हमारा कहता है क्या है, फंक्शनल डिफरेंशिएशन। अब आपको ये भी पता होगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो बहुत सारे अलग अलग जो है डिपार्टमेंट्स आते हैं। जैसे यहाँ पर कहता है, देखिए, HR डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, R&D डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं। तो हर एक डिपार्टमेंट का ऐसा सोचना होता है कि हम जो है वो इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिससे क्या होता है कि उन, यानी सारे के सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में जो है वो एक दीवार खड़ी हो जाती है और हर एक डिपार्टमेंट ये सोचता है कि हम जो है
वो इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन वही कोऑर्डिनेशन क्या करता है, इन सारे के सारे डिपार्टमेंट्स के बीच के बने हुए दीवालों को तोड़ता है और इन सारे के सारे डिपार्टमेंट्स के काम को एक दूसरे के साथ जोड़ता है, जिससे एक ऑर्गेनाइजेशन का भला हो सके। ठीक, तो यही होता है हमारा दूसरा वाला पॉइंट। तीसरा वाला पॉइंट हमारा कहता है स्पेशलाइजेशन। अब ये स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि आज के इस दौर में जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें जो काम कर रहे लोग हैं वो एक्सपर्ट्स होते हैं और हर एक एक्सपर्ट्स का ऐसा कहना होता है या मानना होता है कि आई एम द बेस्ट, यानी मैं जो हूँ वो बेस्ट हूँ और जो भी मैं काम कर रहा हूँ वो एकदम बेस्ट होगा। तो वही यहाँ पर कोऑर्डिनेशन जो होता है वो उन एक्सपर्ट्स लोगों से लिए गए रायों में से उसका एक बीच का रास्ता निकालता है, जिससे एक्सपर्ट्स के राय भी मान लिया जाए और साथ साथ जो है वो कोऑर्डिनेशन भी हो जाए और साथ साथ जो है वो उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल को भी अचीव कर लिया जाए, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का भला हो सके। ठीक, तो यही थे हमारे 3 अलग अलग इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, जिसमें हमारा कहता है ग्रोथ इन साइज, दूसरा हो गया हमारा फंक्शनल डिफरेंशिएशन और तीसरा हो गया हमारा स्पेशलाइजेशन। आई होप कि आपको ये तीनों के तीनों ही पॉइंट्स अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट वाला टॉपिक या नेक्स्ट वाला पॉइंट जो है वो हमारा एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इसको बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि हो सकता है ये वाला सेम टू सेम क्वेश्चन आपसे आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। अब ये क्वेश्चन क्या है भाई? तो क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द वर्ड व्हाई, यानी व्हाई इज इट कॉल्ड एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस वाले वीडियो में यानी कि पार्ट नंबर 7 के फर्स्ट वाले लाइन में पढ़ा था कि कोऑर्डिनेशन इज आल्सो डिस्क्राइब्ड एज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी कोऑर्डिनेशन को प्रबंध का सार भी कहा गया है। तो आखिरकार क्यों कहा गया है कोऑर्डिनेशन को प्रबंध का सार? तो आप इस बात को याद रखिएगा। देखिए कहता क्या है कि हमने मैनेजमेंट के यानी कि इस चैप्टर के शुरुआती में ही पढ़ा था कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना गोल होता है और उस ऑर्गेनाइजेशन को अपने गोल को अचीव करने के लिए, अपने गोल को पूरा करने के लिए मैनेजमेंट करना पड़ता है। अब जहां पर भी मैनेजमेंट होगा वहीं पर क्या होगा? कोऑर्डिनेशन होगा। हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन और मैनेजमेंट एक दूसरे से अलग है। ये बात आप याद रखिएगा। जैसे हमने ये कहा था कि जब कभी भी किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन को गोल को अचीव करना होगा तो उस गोल को अचीव करने के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन को मैनेजमेंट करना जरूरी है। तो उसी तरीके से जब मैनेजमेंट किया जाएगा तो वहाँ पर कोऑर्डिनेशन का भी होना जरूरी है। दोनों जो है वो आत्मा की तरह है, यानी जहाँ मैनेजमेंट होगा वहीं पर क्या होगा? कोऑर्डिनेशन भी होगा। तो इसी कारण से आप इस बात को याद रखिएगा कि ये जो है यानी कि कोऑर्डिनेशन जो है वो मैनेजमेंट का एसेंस क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है। जहां मैनेजमेंट होगा वहीं कोऑर्डिनेशन किया जाएगा। ठीक, इस बात को अब याद रखिएगा। अब यहाँ पर क्या कहता है कि अब ये मैनेजमेंट जो है, ये आपको भी पता है कि इस मैनेजमेंट के अलग अलग 5 फंक्शंस हैं, यानी 5 अलग अलग फंक्शंस हैं और उसी तरीके से मैनेजमेंट जब कभी भी किया जाएगा तो इन 5 फंक्शंस में ही किया जाता है। चाहे वो बात अगर प्लानिंग की जाए या फिर प्लानिंग से लेकर कर कंट्रोलिंग तक की जाए, तो मैनेजमेंट जो है वो इन 5 के 5 फंक्शन में किया जाता है। तो उसी तरीके से कोऑर्डिनेशन को भी इन 5 के 5 फंक्शन में ही किया जाता है। हम किसी एक फंक्शन को स्किप नहीं कर सकते हैं या फिर किसी एक फंक्शन में हम बिना कोऑर्डिनेशन के आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर ये सब बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये बातें आपसे आपके एग्जाम्स में पूछी जाएंगी। देखिए क्या कहता है और क्या दिखता है। कहता है क्या? कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, यानी कोऑर्डिनेशन जो है वो मैनेजमेंट से अलग नहीं है। लाइक प्लानिंग और स्टाफिंग इंस्टेड इज रिक्वायर्ड इन एवरी फंक्शन, यानी प्लानिंग से लेके कंट्रोलिंग तक कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता होती ही होती है। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन को गोल को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट की आवश्यकता है, वैसे ही उस मैनेजमेंट को करने के लिए कोऑर्डिनेशन का होना जरूरी है,
तभी जाकर कर एक अच्छा मैनेजमेंट होगा, और जब एक अच्छा मैनेजमेंट होगा तो एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने गोल को अचीव कर पाएगा। ठीक है, और वही यहाँ पर कहता है कि हमारे ये 5 अलग अलग फंक्शंस, जिसमें से पहला हमारे पास कहता है प्लानिंग। अब आप कहोगे कि किस तरीके से कोऑर्डिनेशन जो है वो हर एक फंक्शन में जरूरी है। तो यहाँ पर पहला वाला कहता है हमारा फंक्शन जो है प्लानिंग। अब यहाँ पर कोऑर्डिनेशन जो होता है वो इस चीज को इंश्योर करता है कि आखिरकार जो भी प्लानिंग की गई है टॉप लेवल लोगों के द्वारा, यानी जो भी मास्टर प्लानिंग की गई है और जो भी प्लानिंग डिपार्टमेंट्स के द्वारा की गई, यानी कि डिपार्टमेंट्स के द्वारा जो भी प्लानिंग्स की गई है, उन दोनों के बनाए हुए प्लान में क्या तालमेल बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है, और ये इंश्योर कौन करेगा, तो कोऑर्डिनेशन करेगा। तो प्लानिंग वाले लेवल पे भी, यानी प्लानिंग वाले फंक्शन में भी हमारे पास कोऑर्डिनेशन हो रहा है। दूसरा कहता है ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गेनाइजिंग। अब ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन जो है वो इस वाले फंक्शन में भी इंश्योर करता है कि किस डिपार्टमेंट के पास कितना अधिकार होगा और किस डिपार्टमेंट को कितना रिसोर्सेज दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो कौन डिसाइड किया, कोऑर्डिनेशन डिसाइड किया। जिसमें यहाँ पर ऑर्गेनाइजिंग वाले फंक्शन में ये कहा गया है कि कोऑर्डिनेशन जो है वो ये डिसाइड करता है, ये इंश्योर करता है कि किस डिपार्टमेंट के पास कितना अधिकार होगा और कौन से डिपार्टमेंट को कितना रिसोर्सेज दिया जाएगा, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का काम जो है वो कभी भी न रुके। तीसरा कहता है स्टाफिंग, जहां पर कोऑर्डिनेशन जो होता है वो इस वाले फंक्शन में क्या कहता है कि सही इंसान को सही काम पर लगाओ, जिससे एक हमारा पूरा टीम भी पूरा हो जाए और साथ साथ सभी के सभी लोग जो है वो आपस में हाथ से हाथ मिलाकर कर काम करें और ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है वो कंप्लीट हो सके। लास्ट उसके बाद हमारा कहता है डायरेक्टिंग। अब डायरेक्टिंग में कोऑर्डिनेशन क्या कहता है कि जिस दौरान एक मैनेजर ने किसी भी एक टास्क को कंप्लीट करने का आदेश दिया, आपको पता है कि कोऑर्डिनेशन करता कौन है, तो मैनेजर करता है। ठीक है, इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। तो वही यहाँ पर कहता है कि जिस दौरान किसी भी एक मैनेजर ने किसी भी एक पर्टिकुलर टास्क को करने का आदेश दे दिया, तो वहीं से हमारा कोऑर्डिनेशन जो है वो शुरू हो जाता है। और ये चीजें इंश्योर करता है कि जो भी आदेश दिए गए हैं वो किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं। उसके बाद लास्ट वन हमारा कहता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में कोऑर्डिनेशन की भूमिका कुछ इस तरीके से होती है। कंट्रोलिंग में जो कोऑर्डिनेशन जो किया जाता है, जिसमें ये इंश्योर किया जाता है कि जो भी प्लानिंग हमारे द्वारा की गई थी, जो भी काम हमारे यहाँ आज हो रहे हैं, वो प्लानिंग के अकॉर्डिंग हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे हैं तो उसको प्लान के अकॉर्डिंग ही करना है। तो इसी कारण से ये जो है, यानी कि कोऑर्डिनेशन जो है, इसको मैनेजमेंट ऑफ एसेंस या फिर एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कहा गया है। ठीक, आई होप सो कि आपको ये दोनों के दोनों टॉपिक्स ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो अभी आप क्या कीजिए, वीडियो को यहाँ पर पॉज कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेकर कर अपने पास रख लीजिए और मेक श्योर कि आप इसको अपने कॉपी में बहुत अच्छे तरीके से राइट डाउन कीजिएगा। और इसी वीडियो के साथ हमारा क्लास 12 का बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1 जो है वो खत्म होता है, समाप्त होता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही हम लोग रहने देते हैं। अब अगर आपने इस चैप्टर के किसी भी एक टॉपिक को मिस किया है या फिर आपको इस चैप्टर के किसी भी एक टॉपिक में दिक्कत होगी, परेशानी होगी, तो आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे और वो भी टॉपिक वाइज मिल जाएंगे, जहां से जाकर कर आप उन सारे के सारे वीडियोस को देख कर आप अपने सारे के सारे डाउट्स को क्लियर आउट कर सकते हो। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही हम लोग रहने देते हैं। अब हम लोग मिलेंगे आपके क्लास, यानी कि आपके बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट के नेक्स्ट वाले चैप्टर पे, यानी चैप्टर नंबर 2 पे। तब तक के लिए आपको पता है करना है क्या, अगर आप वीडियो को यहाँ तक देखे हो, आज का ये वाला सारा का सारा पॉइंट्स, मेरी बातें अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करते जाइएगा। अब हम लोग मिलेंगे आपके नेक्स्ट वाले चैप्टर पे, यानी चैप्टर नंबर 2 पे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।